इकोनॉमी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों जो थोड़ा टफ माने जाते हैं। उसमें से विश्व व्यापार संगठन जो है वो एक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स का इस्तेमाल होता है। जैसे इसके जो समझौते हैं महत्वपूर्ण, वहाँ पे ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है, गैट्स क्या है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है। साथ ही साथ जो इसके सिद्धांत है, MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन, सबसे पसंदीदा राष्ट्र, इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय उपचार का मतलब क्या होता है, मार्केट एक्सेस बाजार पहुंच क्या होता है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, प्लस जो इम्पोर्टेंट मंत्री स्तरीय सम्मेलन हैं वो कौन कौन से हैं। फिर क्यों ऐसा है कि जो विश्व व्यापार संगठन जिसका 2025 में 30 साल पूरा हो गया, वो आज अपने वजूद का तलाश कर रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि इसके गैर मौजूदगी में जो है अंतर्राष्ट्रीय जो सिस्टम है व्यापार का, ठीक है, वो कैसे चरमरा गया है, कैसे ट्रम्प की नीतियों की वजह से कैसे ट्रेड वार चल रहा है, कैसे टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो हम लोग समझेंगे। प्लस जो विकसित देश तो अलग हो गए, जो विकासशील देश हैं और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सबसे कम विकसित देश, उनको क्या स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, आपको पीस क्लॉज क्या होता है, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म विशेष सुरक्षा तंत्र क्या होता है, नामा क्या है, ये सारे चीज़ों को दोस्तों हम समझेंगे और जानेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टार्टिंग में जो है औद्योगिकरण कहाँ स्टार्ट हुआ, डेवलप नेशन में, यूके में स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है फ्रांस, जर्मनी, बाकी जगह जो है ये फैला, अमेरिका में फैला। और यहाँ पे जहाँ पे इंडस्ट्री होगा तो फिर वहाँ पे सेवा क्षेत्र भी बढ़ेगा। और स्टार्टिंग के दिनों में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उस पर विकसित राष्ट्र का जो है वो दबदबा रहा। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि जो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन है, वो सबके जो मार्केट हैं वो स्टेबलाइज होने लगे, उनका प्रोडक्शन बढ़ने लगा, लेकिन आबादी जो है वो तो उतनी है नहीं, अब उनको नए मार्केट की तलाश थी। उसी तरह जो दूसरे देश हैं, डेवलपिंग नेशन, विकासशील देश, जो कि कृषि पे निर्भर रहते थे, अब उनका हुआ कि चलिए अगर हमको आगे तरक्की करना है तो हमको अपने यहाँ इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना होगा, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना होगा और मल्टीनेशनल कंपनी को आने देना होगा, हमको वैश्वीकरण करना होगा। तो दोनों का अलग अलग डिमांड था। उसके बाद 1986 से 1994 में उरुग्वे में जो है बैठक हुआ और उसके बाद मार्केट समझौते से 1 जनवरी 1995 को जो है आपका WTO अस्तित्व में आया, जिसका मेन मकसद क्या रहा कि देखिए पहले क्या होता था ना कि मान के चलिए कि जो अमेरिका है उसका दोस्त है यूके, तो अमेरिका जो है जब व्यापार करता था तो यूके को बहुत छूट देता था, लेकिन उसका चाइना और इंडिया से नहीं पड़ता था, तो उसको जो है मतलब वो भेदभाव करता था। साथ ही साथ अपना जो देश का बना हुआ चीज़ है उसको प्राथमिकता देता था, बाहर से चीज़ों को, आए वाली चीज़ को नहीं देता था। केवल हम विकसित देश की बात नहीं करें, जैसे भारत है, अब भारत स्टार्टिंग में जो हालत था वो ठीक नहीं था, क्योंकि जो ब्रिटिश है उसका हालत ख़राब करके गए थे। और अगर उस समय हम लोग बाहर की कंपनीज को आने देते तो हम लोग का जो लोकल इंडस्ट्री है वो डेवलप नहीं हो पाता। तो इंडिया क्या किया, जैसे कि अगर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ के आप बाहर से कोई चीज़ को आयात करेंगे ना, तो उस पर बहुत ज़्यादा आपको शुल्क देना पड़ेगा, टैरिफ बहुत हाई लगेगा, ठीक है। तो ये रोकने के लिए था, विदेशी व्यापार को कंट्रोल करने के लिए था, क्योंकि हमको अपना इंडियस जो है देश का जो इंडस्ट्री उसको डेवलप करना था, ठीक है। तो व्यापार मुक्त नहीं था, उसमें जो है बहुत बाधाएं थी, संरक्षणवाद था, प्रोटेक्शनिज्म था। ये सब को कंट्रोल करने के लिए जो है विश्व व्यापार संगठन बना, कि जो आपको बताया ही कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे जो विकसित देशों का दबदबा है उसको कंट्रोल किया जाए, साथ ही साथ जो विकासशील देश हैं, ठीक है, और जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं जैसे नेपाल, बहुत से अफ्रीका के कंट्री जहाँ पे हर चीज़ बहुत कम है, उनको विशेष सुविधा दी जाए। और इसके लिए जो है ये अस्तित्व में आया, ठीक है, WTO। तो उसके सिद्धांत क्या, मैंने आपको बताया ना, पहला सिद्धांत आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन का, कि आपको ऐसा नहीं है कि आप जैसे अमेरिका, यूके का बताएं कि एक कंट्री के साथ जो है आपको उसको आप मतलब छूट दे रहे हैं टैरिफ में और बाकी को छूट नहीं दे रहे हैं। जो भी WTO के सदस्य होंगे, ABCD, सबको जो है एक जैसा व्यवहार आपको साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सबसे पसंदीदा राष्ट्र। उसके अलावा जो दूसरा उसका प्रिंसिपल है राष्ट्रीय उपचार। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे भारत जो है वो स्टील का प्रोडक्शन करता है, तो ऐसा नहीं है कि चाइना अगर अपना
यहाँ पे मतलब निर्यात कर रहा है स्टील का, तो भारत उसके साथ भेदभाव करेगा। जो अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके साथ वही भेदभाव, मतलब वही ट्रीटमेंट करना है जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं, उसको क्या बोलते हैं, नेशनल ट्रीटमेंट। इसके साथ ही साथ जो व्यापार है वो मुक्त रहे और जो है मार्केट एक्सेस मिले। मतलब कहने का मतलब कि जो शुल्क लगता है, जो नॉन टैरिफ है, ये कोटा वाला चीज़ जो है वो नॉन टैरिफ में आता है, ये दोनों को जो है ख़त्म करना है या मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। लेकिन वही मैंने आपको बोला ना कि साथ ही साथ ये भी प्रावधान रहा कि ज़रूरत पड़ने पे जो विकासशील देश है, मतलब लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को तो हर जगह छूट है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे मैंने आपको जहाँ कंसेप्ट बताया है कि स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, एक विशिष्ट आचरण किया जाएगा किसके साथ, विकासशील देशों के साथ और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे इंडिया के यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया स्टील का, अब इंडिया नहीं चाहता है कि स्टील बाहर से आए, चाइना से आए, तो ये टैरिफ को बढ़ा सकता है। हालांकि जो इसका प्रिंसिपल है डब्ल्यूटीओ का, उसमें ये कहता है कि आपको टैरिफ नहीं बढ़ाना है, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि जो ये विकासशील देश हैं और सबसे कम विकसित देश, मतलब नेपाल, श्रीलंका के बहुत, श्रीलंका बोल रहे हैं, अफ्रीका के बहुत सारे देश, उसके बाद और भी जो आपको आइलैंड में कंट्रीज़ हैं, वो सब जो है उनको जो है मतलब ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में काउंट करते हैं, उनको बहुत सारा छूट मिला हुआ है। चलिए, ये हमने समझा। अब हम जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस रहता है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये हर 2 साल पे होता है और ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है। उसके अलावा जो है समान परिषद रहता है, यही समान परिषद के कुछ लोग जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का भी काम करते हैं और फिर कभी कभी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी का भी काम करते हैं, मतलब विवाद निपटाने का भी काम करते हैं। और उसके बाद जो अलग अलग देश अपनी व्यापार नीतियां बनाते हैं उसको रिव्यू करने का भी काम करते हैं, ठीक है। और फर्दर जनरल काउंसिल के अंदर 3 टाइप का काउंसिल होता है। गुड्स काउंसिल वस्तु संबंधित जो है वो ये 12 अलग अलग चीज़ों को जो है देखता है। फिर आपका सर्विस काउंसिल हो गया, सेवा संबंधित, ये गैट्स को डील करता है। जो ट्रिप्स है ये बौद्धिक संपदा वाला है, ठीक है। तो ये 3 काउंसिल है जो रिपोर्ट करते हैं जनरल काउंसिल को। और जनरल काउंसिल समझ लीजिए कि मतलब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम समझौते की बात करें तो समझौता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रिम्स जो है ना, ये आपका जो है गुड्स से संबंधित जो निवेश होता है वस्तुओं को लेके उसको देखता है। ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है गैट्स, ये जो है आपको सर्विस सेक्टर को दिखता है, सेवा क्षेत्र को। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ये गुड्स को है, वस्तुओं को, और ये जो है आपको गैट्स को। मतलब कि जो गुड्स वाला काउंसिल है वो ट्रिम से डील करेगा और जो सर्विस काउंसिल है वो गैट्स को देखेगा। इसके अलावा आपका जो बौद्धिक संपदा वाला है, ठीक है, बौद्धिक संपदा इसके अलग से काउंसिल बना हुआ है। और ये जैसे आपका कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, जीआई टैग हो गया, ठीक है, वो सबको जो है वो कौन देखता है, ट्रिप्स। उसके बाद कृषि संबंधित, कृषि पे समझौता जो है, इसके पहले हम लोगों ने जो है डब्ल्यूटीओ का क्या इम्पैक्ट पड़ा वो वाला क्वेश्चन हम लोग देखे थे। और जिन्होंने नहीं देखा नीचे देखिएगा, हम लोगों ने एक बढ़िया आंसर जो है डिस्कस किया है कि, और ये 6 JPSC में पूछा था कि डब्ल्यूटीओ का जो है कृषि पे क्या प्रभाव पड़ा। तो उसमें हमने डिस्कस किया था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के बारे में। और उसके बाद जो है स्वच्छता एंड पादप स्वच्छता उपाय। तो ये जो एग्रीमेंट है उसका मोटा मोटी आपको हम बताते हैं क्या क्या है। पहले आप समझ गए होंगे कि ट्रिम्स जो है ये निवेश को करता है, व्यापार संबंधी निवेश उपाय, तो ये गुड संबंधित है ना, आयात निर्यात जो होता है। और ये इंश्योर करता है कि जो बाहर से निर्यात है या आयात है, मतलब बाहर से जो आयात है, इंपोर्ट हो रहा है, उसको बिना मतलब जो है वो बाधित नहीं किया जाए। तो कैसे हो सकता है, यहाँ देखिए आपको समझाते हैं। जैसे ये ट्रिम्स है, तो इसमें जो है कि आपको नेशनल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं उसको आपको भेदभाव नहीं करना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ। उसके बाद एक और चीज़ होता है कि लोकल रिक्वायरमेंट, इसके लिए बाध्य नहीं करना है। ये नहीं कि बाहर की कोई कंपनी आपके लिए इन्वेस्ट कर रही है तो आप उसको बाध्य करें कि आपको 20% 30% लोकल चीज़ लेना है, उसके लिए आपको बाध्य नहीं करना है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी मतलब बोला जाता है, लेकिन आपको मतलब इस हिसाब से चीज़ों को रखना है। उसके बाद मार्केट एक्सेस में आपको बोले ना कि कोटा फिक्स करना, ये जो है बाजार पहुंच उसको भी जो है कंट्रोल करना है।
और ये FDI को देश में बढ़ावा देती है। साथ ही साथ जो है आपको ये आपका विदेशी मुद्रा बढ़ाने में, निवेश करने में भी जो है वो मदद करती है। तो ये ट्रिम्स है, ठीक है, पहला वाला। अब गैट्स क्या है, आपको मैंने बताया कि सेवा के आयात निर्यात से कौन डील करता है, गैट्स। तो गैट्स में आपका जो है अलग अलग मोड होता है, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4। मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ना कि इंडिया की कोई कंपनी है, अभी तो ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़ गया है, या अब्रॉड की कोई कंपनी है। आज से मान के चलिए कि अमेरिका की कोई एक कंपनी थी जिसका इंडिया में ब्रांच नहीं था 15 साल पहले, ठीक है, और उसका बस ऑनलाइन जो है वो लोग ना आउटसोर्सिंग कर रही है काम को डिजिटल मोड में, तो वो M1 मोड में कवर होगा, ठीक है। और ये किससे डील करता है, सेवा क्षेत्र से। M2 क्या हो गया कि कंजप्शन एब्रॉड, कोई पर्यटन के लिए बाहर गया है, मैच देखने, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया से कोई गया है, इलाज करने के लिए गया है, या जैसे बांग्लादेश से मेडिकल के लिए लोग यहाँ पे आते हैं वेल्लोर में, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जब लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जानते हैं और वहाँ पे कंजप्शन अब्रॉड में होता है, तो उसको M2 में काउंट करते हैं मोड में। M3 हो गया कि जैसे TCS है और इसने अपना ब्रांच जो है जापान में, अमेरिका में खोला हुआ है, अलग अलग जगह, तो उसको बोलते हैं कमर्शियल प्रेजेंस हो गया, ये M3 मोड हो गया। और जब मूवमेंट ऑफ पर्सन हो गया कि भारत से लोग काम करने जाते हैं अमेरिका में, वहाँ से तो लोग कम ही आते हैं, या गल्फ में जाते हैं, जब मूवमेंट ऑफ पर्सन होता है, लोगों का आना जाना होता है, तो उसको कवर करते हैं M4 में, ठीक है। तो ये 4 टाइप का मोड जो है आपको गेट्स में मतलब समझना है, और ये सेवा क्षेत्र से डील करता है। M1 ये मतलब कंपनी का बस ऑनलाइन प्रेजेंस है, ठीक है, कंपनी ना यहाँ पे ब्रांच खोली है, जैसे पहले, आज से मान के चलिए कि अभी तो बहुत सारा अब्रॉड का कंपनी जो है, खासकर कोविड के बाद भी वो चाइना से अपना ब्रांच हटा के इंडिया में मतलब शिफ्ट किया है। नहीं तो पहले 15 साल पहले का मानिए कि खाली आउटसोर्सिंग करते थे कंपनीज, बहुत से कंपनीज वहाँ, उनका यहाँ पे ब्रांच नहीं था, तो वो M1 मोड हो गया। M2 हो गया आपका कंजप्शन एब्रॉड, कोई घूमने जाता है कुछ समय के लिए, या फिर मेडिकल इलाज के लिए कोई यहाँ से बाहर जाता है, बाहर से यहाँ आता है, तो वो M2 में कवर होता है। M3 हो गया कि जब बाहर की कोई कंपनी यहाँ पे अपना ब्रांच खोलती है, अमेरिका की, जापान की, रशिया की, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, कहीं की भी, उसके, या फिर इंडिया की कंपनी कहीं बाहर कमर्शियल प्रेजेंस खोलती है, चाहे इन्फोसिस का हो, TCS का हो, या कोई आपका टाटा ग्रुप का रहे, ठीक है, तो आपका कमर्शियल प्रेजेंस हो गया, वो आपका M3 हो गया। और M4 क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ पर्सन, जब लोगों का आना जाना मतलब विदेशी देश में, दूसरे देश में होता है, स्टेट में नहीं, दूसरे देश में, तो आपका M4। तो उसको कौन डील करता है, गेट्स। उसके बाद मैंने आपको बताया ही कि जो बौद्धिक संपदा है वो गाने में हो सकती है, दवाइयाँ में हो सकती है, उसके बाद जो है आप जो लिखते हैं बुक, उसका हो सकता है, मतलब ये अलग अलग चीज़ को जो है कवर करता है बौद्धिक संपदा को। जैसे आपका पेटेंट हो गया, वो मोस्टली हम लोग मेडिकल सेक्टर में देखते हैं कि कोई कंपनी ने पर्टिकुलर दवा बनाई है, उसका 20 साल का पेटेंट मिल जाता है। कॉपीराइट हो गया, कुछ आर्ट वाला चीज़, गाने, होता है ना कि जैसे आप यूट्यूब पे कोई गाना गाते हैं, आपका कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा GI टैग हो गया। तो ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं, कोई इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया जो यूनिक है, तो वो सबके डील करने के लिए आपका ट्रिप्स है, ठीक है। उसके बाद आपका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, प्लस देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इम्पैक्ट डालेंगे, प्रभाव, तो आपको पॉजिटिव भी लिखना कि ट्रिम्स के चलते क्या पॉजिटिव हुआ, क्या नेगेटिव हुआ, गैट्स के चलते क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। और कहीं ना कहीं मतलब ना जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, अभी पीयूष गोयल साहब ने भी कहा था कि जो आपका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, ये कहीं ना कहीं भारत और भारत के किसानों के लिए अनफेयर रहा है, ठीक है। तो ये जो भी संस्थाएं हैं ना, वर्ल्ड बैंक, IMF, खासकर जो आपका ये बहुपक्षवाद वाला स्टार्टिंग से जो चल रहा है, वर्ल्ड बैंक, IMF तो 1944 में बना था, लेकिन 1995 में जब WTO बना था, तो आपको ध्यान होगा कि उस समय इंडिया, चाइना भी उतना स्ट्रांग नहीं हुए थे। जो साउथ मतलब बोलते हैं ना कि नॉर्थ हो गया जो डेवलप कंट्रीज़ हो गया, जो साउथ हो गया जो विकासशील देश है, वो उतने मजबूत नहीं थे। तो आपको प्रोविजन और प्रावधान ऐसे दिखेंगे जो कि डेवलप कंट्रीज़ के फेवर में, ठीक है।
तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पे समझौता, ये बहुत ज़्यादा विवादों में रहता है। अगेन ये इसमें इसका मतलब 3 पार्ट है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का जो है इसका 3 पार्ट है। एक आपका निर्यात पे सब्सिडी, एक आपका हो गया मार्केट एक्सेस, और जो तीसरा चीज़ होता है वो आपका होता है डोमेस्टिक सब्सिडी, घरेलू सब्सिडी। इस पे बहुत विवाद चलता है डोमेस्टिक सब्सिडी पे, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ना कि जब ये बना था 1995 में, तो उस समय भी इंडिया, चाइना, ब्राज़ील ये सब जो है स्ट्रांग उतना नहीं थे। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो है डोमेस्टिक सब्सिडी में 3 टाइप का बॉक्स मतलब डिज़ाइन किया। ग्रीन बॉक्स, हरा बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। और अपना जो वो सब्सिडी देते हैं ना, चाहे वो रिसर्च डेवलपमेंट पे हो या पर्यावरण संरक्षण के लिए हो, वो उसको मैक्सिमम को जो है वो लोग ग्रीन बॉक्स में रखे और कुछ ब्लू बॉक्स में, और बाकी बोले कि जो एम्बर बॉक्स है ना, और ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स पे कोई लिमिट नहीं रहा। इसको हम लोगों ने और अच्छे से डील मतलब डिस्कस किया है, नीचे जो वीडियो दिया गया है। जो एम्बर बॉक्स है इस पर लिमिट रखा गया। एम्बर बॉक्स मतलब होता है कि आप जो सब्सिडी देते हैं कृषि पे, वो ऐसा ना होना चाहिए जिससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो। ठीक है, तो भारत का जो प्रॉब्लम चलता है या जो विकासशील देश का जो प्रॉब्लम चलता है वो चलता है एम्बर बॉक्स से, क्योंकि डेवलप कंट्रीज ने ऐसा किया था कि आपको जो आप सब्सिडी देते हैं ना, वो 90, 86, 88 के बेसिस पे, उसके आधार पे 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डेवलप कंट्रीज़ के लिए, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, और 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका विकासशील देशों के लिए। तो अभी तो ये मैटर कम हो गया है, लेकिन कई बार आप सुनते होंगे कि इंडिया चाहता है कि पीस क्लॉज का कोई जो होता है ना, निपटारा हो, पीस क्लॉज। तो पीस क्लॉज, एम्बर बॉक्स, ये सब का जो है ना संबंध है। तो मैंने पहले आपको बता दिया कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में 3 मतलब ये इसका 3 पार्ट है। एक जो निर्यात पे सब्सिडी देते हैं, एक्सपोर्ट सब्सिडी। दूसरा जो है आपका मार्केट एक्सेस, बाजार पहुंच। ये दोनों पे उतना विवाद नहीं चलता। जो विवाद चलता है आपका डोमेस्टिक सब्सिडी पे चलता है। ठीक है, इसमें दोनों जो विकासशील देश है मतलब इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, जो G33 हैं, वो कहते हैं, इसका पहले आपको समझाते हैं क्या विवाद चलता है डोमेस्टिक सब्सिडी वाला। देखिए मैंने इसको यहाँ पे नीचे में दिखाया भी है। ये देखिए जो पीस क्लॉज है, तो इसमें क्या मतलब मैटर फंसा हुआ है आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप कई बार देखेंगे कि आपको न्यूज़पेपर में मिलता है कि DDA, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा जो है वो शॉर्ट आउट नहीं हुआ। ठीक है ना, कि कहने को तो मैंने आपको समझाया था ना कि जो विकसित राष्ट्र हैं और जो विकासशील देश हैं, इनका तो से नहीं रहता है। तो ये दोनों जो है 8 साल बैठक हुआ, उसके बाद WTO अस्तित्व में आया। लेकिन जो US है, यूरोपियन यूनियन है, ये अपने किसानों को जो होता है ना, बहुत बिलियंस, थाउजेंड ऑफ बिलियंस जो है वो मतलब सब्सिडी देते हैं। उसके चलते क्या होता है कि जो विकासशील देश है उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो नहीं सेल हो पा रहा था। तो जो विकासशील देश हैं जो कि G33 करके एक अपना ग्रुपिंग बनाए, तो इनका डिमांड था कि आप अपने किसानों को इतना सब्सिडी मत दीजिए, तब हम लोग अपना मार्केट ओपन अप करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है कहते थे कि हमारा जो सब्सिडी है वो तो ग्रीन बॉक्स में आता है और ग्रीन बॉक्स पे कोई लिमिटेशन नहीं है, बहाना बना देते थे। ठीक है, लेकिन जैसे भारत ने राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 में लेके आया भारत, तो फिर जो है विकसित राष्ट्र जो है वो बोलने लगे कि ये आपका जो है एम्बर बॉक्स का उल्लंघन हो रहा है और हम आपको जो है 4 साल का मतलब ये रिलैक्सेशन देते हैं, उसके बाद आप हटाइए। पर भारत ने कहा कि जो राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम है सर, ये किसी तरीके से मार्केट को डिस्टॉर्ट करने के लिए नहीं है, ये गरीबों को प्रोवाइड करने के लिए खाना। और उसी समय चूँकि आप यहाँ पे देखेंगे कि 2001 में, ठीक है, 2001 में जब दोहा में आपको बोले ना, दोहा में डिस्प्यूट हो गया, दोहा में झगड़ा हो गया विकसित देश के बीच में, डेवलप कंट्री, US, यूरोपियन यूनियन और आपका जो है G33 मतलब विकासशील देशों का जो ग्रुप है उसमें झगड़ा हो गया। तो मैटर जो है WTO का, विश्व व्यापार संगठन का, वो ख़राब होने लगा। उसके बाद 2008-9 में पहले मंदी आ गया और जो विश्व है वो धीरे धीरे बहुपक्षवाद की तरफ, बहुपक्षवाद का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन 190 से प्लस कंट्री, WTO 160 से प्लस कंट्री,
वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब स्टार्टिंग में जो है मिल के काम करते थे। और उस समय जो आपका साउथ है, साउथ कहने का मतलब कि जो इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और बाकी सब कंट्री का उतना ग्रोथ इधर नहीं हुआ था, तो इनका जो है मोनोपोली चलता था। लेकिन वही है ना कि जैसे जैसे साउथ का राइज होने लगा तो फिर जो है कि हम भाई इसके भरोसे क्यों रहें। बहुपक्षवाद से दुनिया जो है शिफ्ट होने लगी लघु पक्षवाद की तरफ, जो आपका धीरे धीरे जो आपका रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे आपका एपेक हो गया डेवलप नेशन का, आसियान हो गया इधर साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, RCEP, और ये सब तो नया कंसेप्ट है। और उसके साथ कंट्री देखिए कि हम जो है मान के चलिए कि जापान डेवलप नेशन है, इंडिया नहीं है, लेकिन दोनों का जो है अच्छा संबंध है और WTO में बात नहीं बन पा रहा है, तो दोनों जो है बायलैटरल एग्रीमेंट करने लगे। तो इसके वजह से भी जो है WTO का जो है डाउनफॉल मतलब होने लगा था। तो WTO जो है ना अपना इसी समय एक TFA करके लाया था, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। तो इंडिया ने कहा कि अगर आप पीस क्लॉज को मेरा एक्सटेंड नहीं करेंगे, उस समय जो है अच्छा हुआ कि BJP सरकार पावर में भी आई 2014 में, तो हम TFA पे साइन नहीं करेंगे। तो इसके लिए फिर पीस क्लॉज को इनडेफिनिट पीरियड के लिए बढ़ाया गया। तो यहाँ पीस क्लॉज होता क्या है, शांति खंड, कि जो विकासशील देश है वो अगर अपना फूड सिक्योरिटी में सब्सिडी देते हैं और अगर वो एम्बर बॉक्स का 10% को क्रॉस करता है तो भी कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है ना। अभी पीस क्लॉज को, शांति खंड को जो है इनडेफिनिट पीरियड के लिए बढ़ाया गया है। टर्म्स जो है मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं दोस्तों, टर्म्स पे आपको फोकस करना है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, और वो कहते हैं ना कि दोहा राउंड अभी तक शॉर्ट आउट नहीं हुआ। वही बात है, जो विकसित देश हैं वो अपना एग्रीकल्चर सब्सिडी को कम करने को तैयार नहीं है, और ये 50% रीजन है। मैंने आपको बताया ना कि क्यों ऐसा है, कि 30 साल पूरा होने पे जो है एक ऐसा संस्था जो कि और आगे बढ़ना चाहिए था, इसका जो है अस्तित्व पे जो है खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 2001 से ही जो है विवाद चलने लगा। तो 50% WTO के डाउनफॉल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहा। बाद में समय के साथ जैसे जैसे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और बाकी कंट्री का जो है विकास होने लगा और 2008-9 में मंदी आ गया पहले, तो फिर आपका दुनिया जो है मल्टीलैटरलिज्म, यूनाइटेड नेशन, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF से जो है शिफ्ट होने लगी छोटा ग्रुपिंग के तरफ। ब्रिक्स हो गया आपका, और उसके बाद अभी क्वाड बना कोविड के बाद, ठीक है ना। तो मतलब छोटे छोटे जो समूह हैं वो ज़्यादा पॉपुलर होने लगे, और साथ ही साथ आपका जो रीजनल ट्रेड है, विकसित देश का एपेक, ऐसा नहीं कि खाली विकासशील देश ही, विकसित देश भी अपना अपना ग्रुपिंग करने लगे। जैसे CPTPP तो नया है, आसियान हो गया, ये RCEP जो है विकासशील देशों का समूह है, इसमें कुछ डेवलप कंट्रीज भी शामिल हैं। फिर द्विपक्षीय संबंध जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगे। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 2022 में आपको UAE के साथ सेसा साइन करा है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ करा है। 2010 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया आपका आसियान के साथ। क्योंकि होता है ना कि जब WTO में बात नहीं बन रहा है, डेडलॉक हो चुका है, तो हमको तो व्यापार करना ही करना है ना। इस वजह से डाउनफॉल जो है, WTO का डाउनफॉल क्यों हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। और रहा सा कसर, जब ट्रम्प पहले 2017 से 21 में फर्स्ट टाइम जब प्रेसिडेंट बने, तो उनको ऐसा फील हुआ कि जो WTO है वो जो डिसीजन दे रही है वो अमेरिका के अगेंस्ट में दे रही है। तो पहले उन्होंने फंडिंग कम कर दिया, उसके बाद जो इसका विवाद निपटारण जो निकाय है ना, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, वहाँ पे जजेस की नियुक्ति को जो है बाधित किया। फर्स्ट टाइम में वैसे हिट किया, और अभी आप देख ही रहे हैं टैरिफ हुआ जब सेकेंड टाइम ये अभी जीत के आया 2025 में। तो ट्रम्प का जो पॉलिसीज़ है वो भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल रहा है WTO के डाउनफॉल के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ जो है हमने तो बात कर लिया। एक लास्ट और चीज़ है आपका स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय। ये कंट्रीज़ को, जैसे अब अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो व्यापार को आप बाधित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय के अंदर हर देश को जो है अपना नियम कानून बनाने का जो है हक दिया गया है, रूल बनाने का हक दिया गया है। तो आप देखते हैं कि कभी जो है इंडिया के कोई चीज़ को बाहर से लौटा दिया गया, किस कंडीशन पे, कि वो इन्फेक्टेड है, हेल्दी नहीं है, हेल्थ के लिए नहीं है। या फिर कभी हम लोग ऐसा भी सुनते हैं कि हाँ, चाइना से जो
मीट या जो जो बर्ड्स आती हैं तो वो उसमें जो है बर्ड फ्लू या कुछ है, तो उसको हम लोग मतलब मना करते हैं। तो जो स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय जो है SPS वाला, तो ये जो है ना, ये कंट्री को ये पावर देती है कि आप अपना नियम बनाइए, प्लस आप किसी देश के फूड को, एनिमल को, प्लांट को जो है मना कर सकते हैं, किस कंडीशन पे, कि वो हेल्थ के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो जब आप प्रभाव बताएंगे ना कि WTO का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो प्रभाव में आपको सबके कॉन्टेक्स्ट में बताना कि ट्रिप्स की वजह से क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, गैट्स की वजह से क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, ट्रिप्स की वजह से क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि अभी हम डिस्कस करेंगे, एक कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मतलब प्रावधान आया दोहा के टाइम पे। जैसे मान लीजिए कि जो कंपनीज़ हैं, जो MNCs हैं, वो आपको दवाइयाँ जब बना रही हैं तो वो तो भाई लाखों में उसका प्राइस रहता है, तो विकासशील देश या गरीब देश कैसे उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो फिर 2001 में ही प्रावधान लाया गया कंपल्सरी लाइसेंसिंग का, मतलब कि इवन दो कोई कंपनी है जैसे नोवार्टिस है और इसका कोई मेडिसिन है जिस पे 20 साल का पेटेंट है, लेकिन अगर कोई ऐसा इमरजेंसी है तो इसके पेटेंट को मतलब खारिज करके कोई दूसरा कंपनी सेम प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रावधान मतलब लाया गया। तो ट्रिप्स का कुछ फ़ायदा भी है तो कुछ जो है नुकसान भी है। नुकसान किस कॉन्टेक्स्ट में है, अभी कोविड के टाइम पे जैसे कुछ कंपनी जो है अपना बनाई थी दवा, लेकिन टाइमली एक्शन नहीं लिया गया, WHO मतलब WTO कमज़ोर पड़ चुका था, तो लाखों लोग का डेथ हो गया क्योंकि वो वैक्सीन बहुत ज़्यादा महंगी थी। ठीक है ना, तो जितने भी एग्रीमेंट हैं उसका पॉजिटिव भी है, उसका निगेटिव भी है, ये दोस्तों आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है, तो मान लीजिए कि इंडिया के केरला के जो फार्मर्स है वो रबर का प्रोडक्शन करते हैं, पर चूंकि हम लोग WTO का मतलब ये मेंबरशिप लिए हैं, तो हम लोग के यहाँ थाईलैंड से भी तो रबर आएगा ना, तो फिर अपने यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। आज से 15 साल पहले जो महाराष्ट्र के किसान BT कॉटन ग्रो करते थे विदर्भा रीजन के, उसमें कितना सुसाइड होता था, क्योंकि क्या होता था कि चाइना अपना कॉटन, सस्ता कॉटन भेज देता था, उसके चलते जो देश का कॉटन है वो उतना नहीं बिक पाता था। तो आप देखेंगे चीज़ों का दोनों है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। और जब आप ये WTO समझ रहे हैं तो आपको बताया ना कि इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आपको जानना ज़रूरी है। जैसे 2001 वाला दोहा डेवलपमेंट, यहाँ पे तो ये सब बोला गया कि जो विकासशील और विकसित मतलब लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा। साथ ही साथ कंपल्सरी लाइसेंसिंग वाला जो प्रावधान उसको क्लियर किया गया। डोमेस्टिक सब्सिडी को कम करने का बात किया गया, लेकिन वो हो नहीं पाया। इसीलिए अभी भी आप देखते हैं कि आता है कि दोहा राउंड या दोहा डिस्प्यूट अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया, और ये WTO के डाउनफॉल में सबसे बड़ा जो है अहम रोल रहा। फिर आपका हांगकांग में दोहा में ही आया था कि चलिए आप एग्रीकल्चर सब्सिडी को कम करने का बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियल सब्सिडी है या जो आपका गैर कृषि उत्पाद है उस पर भी तो सब्सिडी दी जाती है। तो हांगकांग में जो नामा है उसको कम करने का मतलब नॉन एग्रीकल्चर जो है ना प्रोडक्ट को कम करने का बात किया गया। और 2006 में जो फिर स्विस फार्मूला कि कैसे जो नॉन एग्रीकल्चर है उस पर सब्सिडी को कैसे कम किया जाए वो आया था। बाली मैंने आपको बताया ही कि बाली वन ऑफ द सक्सेसफुल मतलब आपका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस रहा, और बाली में ही पीस क्लॉज का जो है कंसेप्ट आया। फिर नैरोबी पैकेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो विकासशील देश है उनको एक अलग चीज़ प्रोवाइड किया गया कि आपको तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आप मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया ना स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, विशेष सुरक्षा तंत्र, जो विकासशील देश है ना, जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया जो है अब उसके यहाँ स्टील बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो चाइना चाह रहा है कि मेरा प्रोडक्शन स्टील का बहुत ज़्यादा हुआ इंडिया में हम भेजें, तो इंडिया उसको मना कर सकता है। कैसे? स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म उसको मिला हुआ है कृषि में भी, और जैसे मैंने बताया कि नामा वाला चीज़ में भी मना कर सकता है। तो ये कब आया आपका नैरोबी पैकेज 2015 में ये उभर के आया। सस्ते आयात से बचने के लिए टैरिफ को जो बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो है ये आइडिया लगा होगा कि WTO के जो टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं। और इसमें फिर आप जो लेटेस्ट वाला है जो 2024 में अबू धाबी में हुआ है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13th, जिसमें फ़िशिंग को लेके इंडिया का पहल कामयाब हुआ, वो सब आप बता सकते हैं। लेकिन अभी आप देख ही रहे हैं कि
WTO के कमज़ोर होने की वजह से, कोविड के बाद जो बदलता जियोपॉलिटिक्स है और ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने से, साथ ही साथ केवल ये नहीं, केवल ट्रम्प को ही नहीं बोल सकते हैं, जो इधर आपका यूक्रेन रशिया का पहले वॉर चला, उसके बाद इजराइल ईरान का वॉर चला, और जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो भी रिस्पॉन्सिबल है ये सब WTO के कमज़ोर पड़ने का। तो जो WTO है, जिसको गार्जियन मानते थे ग्लोबल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, चूँकि वो कमज़ोर पड़ गया है, इसके वजह से जो ग्लोबल ट्रेड सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था जो है वो पूरा चरमरा गया है। अब ज़रूरत है कि बाकी कंट्रीज़ जो हैं, क्योंकि अमेरिका तो अपना केवल फ़ायदा देखेगा, भाई टैरिफ और करेगा, बाकी कंट्रीज़ को आना चाहिए और WTO 2.0 के लिए काम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि WTO ने अच्छी भूमिका निभाई है, नो डाउट। कहीं ना कहीं इसका झुकाव जो है वो डेवलप कंट्रीज़ की तरफ रहा है, लेकिन ग्लोबल साउथ को आगे बढ़ाने में, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को, साथ ही साथ लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को बचाने में, ऊपर उठाने में, गरीबी को घटाने में, बेरोजगारी को घटाने में, और मतलब काफ़ी अहम भूमिका इसका रहा है दोस्तों। थैंक यू।